अगर हम अपने बचपन की यादों में जाएं, तो मेले की एक बहुत खास जगह होती है। वो भीड़, वो शोर, झूले, मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की चमक, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां लगता था कि सारी खुशियां बस यहीं हैं। बिल्कुल। और वही मेला जो एक बच्चे के लिए सपनों की दुनिया जैसा होता है, वो कब अचानक डर और अकेलेपन का समुद्र बन जाता है। हाँ, ये बदलाव बहुत बहुत गहरा है। एक ही जगह एक ही पल में जन्नत से आप कह सकते हैं जहन्नुम में बदल सकती है। आज हम इसी मनोवैज्ञानिक सफर की गहराई में उतरेंगे। मुल्कराज आनंद की अमर कहानी द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा के साथ। ये सिर्फ एक बच्चे के खो जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये बचपन की मासूमियत, हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और सबसे जरूरी उस सुरक्षा की भावना की कहानी है। बिल्कुल, जिसे हम अक्सर मानकर चलते हैं। और देखिए, आज की इस चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। सही। हमारे पास अकादमिक लेख, साहित्यिक आलोचना और शैक्षिक नोट्स हैं, जिनकी मदद से हम कहानी की परतों को खोलेंगे। मतलब हम इसके साहित्यिक पहलुओं, प्रतीकों और लेखक के उस गहरे सामाजिक संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चे के लिए दुनिया रोमांस से भरकर डर में कैसे बदल जाती है, और क्या भौतिक चीजों की सच में कोई कीमत है जब हमारी भावनात्मक सुरक्षा दांव पर लगी हो। तो कहानी की जो शुरुआत है वो बहुत ही खूबसूरत और जीवंत है। हाँ। वसंत का त्योहार है, लोग रंग बिरंगे कपड़ों में हंसते गाते मेले की तरफ जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ। और आनंद ने रास्ते के दृश्यों को जिस तरह से चित्रित किया है वो कमाल है। ऐसा लगता है जैसे हम भी उस बच्चे के साथ ही चल रहे हों। बिल्कुल। वो सोने की तरह पिघलते हुए सरसों के खेत, उन पर मंडराती वो रंग बिरंगी ड्रैगन फ्लाई। लेखक ने प्रकृति को बच्चे की आंखों से दिखाया है ना? हाँ, सब कुछ चमकीला, नया और आश्चर्य से भरा हुआ। और बच्चा वो तो हर चीज में खो जाता है। उसे खिलौनों की दुकान दिखती है, वो वहीं रुक जाता है, फिर सरसों के खेत में एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने दौड़ने लगता है। और माता पिता उसे आवाज लगाते हैं, आओ बेटा आओ। हाँ, और वो भागकर उनके पास चला जाता है, लेकिन फिर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर उसके पत्तों से खेलने लगता है। वो बार बार पिछड़ जाता है, अपनी ही दुनिया में मगन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मुल्कराज आनंद यहाँ प्रकृति और बचपन की मासूमियत के बीच एक गहरा संबंध बना रहे हैं। अच्छा। बच्चे के लिए हर चीज एक खोज है, एक रोमांच है। उसकी दुनिया जिज्ञासा और आनंद से भरी हुई है, जहाँ कोई डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता पास ही हैं। बिल्कुल। वो सुरक्षा का एहसास उसे आजादी देता है। और जैसे ही वो मेले के दरवाजे पर पहुंचता है, उसकी इच्छाओं की दुनिया और बड़ी हो जाती है। सबसे पहले दिखती है मिठाई की दुकान। हाँ। एक आवाज गूंजती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और बच्चे की आंखें उसकी पसंदीदा बर्फी पर टिक जाती हैं। उसका मुंह पानी से भर जाता है। वो धीरे से कहता भी है, मुझे वो बर्फी चाहिए। यहाँ बर्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं है, वो उसकी सबसे सरल, सबसे पहली भौतिक इच्छा का प्रतीक है। इसके बाद उसकी नजर एक फूल वाले पे पड़ती है, गुलमोहर की माला, उसे वो भी चाहिए। फिर आगे इंद्रधनुष के रंगों जैसे गुब्बारे। और वो उन सबको पाना चाहता है। वो गुब्बारे मानो हवा में तैरती हुई उसकी खुशियों का प्रतीक हैं। बिल्कुल। फिर वो एक सपेरे को देखता है जो बीन की धुन पर एक सांप को नचा रहा है। बच्चा उस रहस्यमयी संगीत की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन उसे तुरंत याद आता है कि उसके माता पिता ने ऐसी कर्कश आवाजों से दूर रहने को कहा है। हाँ, वो एक छोटा सा द्वंद्व है मासूमियत और आज्ञाकारिता के बीच। सही। और आखिर में मेले का सबसे बड़ा आकर्षण, वो गोल झूला, राउंड अबाउट। हाँ, बच्चे, औरतें, आदमी सब उस झूले पे घूमते हुए खुशी से चीख रहे हैं, और बच्चा उन्हें बस एकटक देखता रह जाता है। इन सभी इच्छाओं में एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? हाँ। क्या? बच्चा हर चीज चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके माता पिता मना कर देंगे। कहानी में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है कि उसे अपने पिता की पुरानी इनकार भरी ठंडी नजर, ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल। हाँ, उसका अंदाजा था। वो जानता था कि उसके पिता उसे घूर कर देखेंगे और मना कर देंगे। इसीलिए वो दबी हुई आवाज में अपनी इच्छा जाहिर करता है, लेकिन जवाब का इंतजार किए बिना ही आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये एक तरफ तो उसकी मासूमियत है, और दूसरी तरफ उसकी गहरी समझ भी। वो शायद अपने परिवार की आर्थिक सीमाओं को समझता है। सही कहा। कई आलोचक इसे सिर्फ अनुशासन नहीं मानते। आनंद के लेखन को देखें तो ये उस दौर की गरीबी का एक यथार्थवादी चित्रण है।
माता पिता शायद उसे कुछ खरीद कर दे ही नहीं सकते थे। अच्छा, इसलिए वो हर बार उसका ध्यान भटका देते थे, जैसे सरसों के खेत की तरफ इशारा करके। ये कहानी की एक और परत है जो आनंद के सामाजिक सरोकार को दिखाती है। मतलब बच्चा अपनी इच्छाओं को दबाना सीख चुका है। हाँ, लेकिन ये पैटर्न अब टूटने वाला है। हाँ, और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। जब बच्चा गोल झूले को देखता है तो वो अपनी सारी दबी हुई इच्छाओं को रोक नहीं पाता। वो हिम्मत करके एक साहसिक विनती करता है, अ बोल्ड रिक्वेस्ट, मुझे झूले पर बैठना है प्लीज पापा मम्मी। और जब कोई जवाब नहीं आता तो वो पीछे मुड़कर देखता है और वहां कोई नहीं होता। ओफ, ना उसके पिता ना उसकी माँ। वो दिल दहला देने वाला पल है। एक सेकंड में उसका पूरा संसार उजड़ जाता है। मुल्कराज आनंद ने उस डर और घबराहट को बहुत शक्तिशाली शब्दों में बयां किया है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम उस बच्चे के डर को खुद महसूस कर सकते हैं। कहानी में लिखा है, उसके सूखे गले के भीतर से एक गहरी तीखी चीख उठी। हाँ, वो डर के मारे कांपने लगता है। उसका पीला टर्बन खुल जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। वो यहाँ वहां मदर फादर चिल्लाता हुआ पागलों की तरह दौड़ता है। और अचानक वही रंगीन खुशनुमा मेला एक भ्रमित करने वाली डरावनी दुनिया में बदल जाता है। हर चेहरा उसे डरावना लगता है। और यहीं पर आनंद की अलंकारिक भाषा का जादू देखने को मिलता है। देखिए, साहित्यिक विश्लेषण बताते हैं कि उन्होंने सिमली और मेटाफर यानी उपमा और रूपक अलंकार का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, ये दिखाने के लिए कि दुनिया का नजरिया कैसे बदलता है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद भीड़ का चित्रण है ना? एकदम सही। जब बच्चा अपने माता पिता के साथ था तो उसके लिए मेले में आते जाते लोग चमकीले रंग के खरगोशों जैसे थे। ब्राइट कलर्ड रैबिट्स, चंचल प्यारे हानि रहित। हाँ, लेकिन अब जब वो अकेला है तो वही भीड़ एक शक्तिशाली, उमड़ती हुई और क्रूर जनसमूह है जो उसे अपने पैरों तले कुचल सकती है। हाँ, लोग उसे धक्का दे रहे हैं और उसे कोई नहीं देख रहा। ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, हम सब ऐसा महसूस करते हैं। सही है। एक अनजान शहर में जब आप अकेले हों तो वो ये भीड़ जो दिन में रोमांचक लगती है, रात में डरावनी लगने लगती है। हाँ, आनंद ने सार्वभौमिक मानवीय भावना को कितनी खूबसूरती से पकड़ा है। सुरक्षा का वो कवच हटते ही दुनिया का नजरिया एक पल में बदल जाता है। एकदम, जो चीजें कुछ देर पहले तक खुशी दे रही थी अब वही डर का कारण बन गई हैं। वो हंसी मजाक, वो शोर, सब कुछ अब उसे डरा रहा है। बच्चा रोता हुआ भीड़ में यहाँ वहां अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। वो एक मंदिर के पास पहुंचता है जहां इतनी ज्यादा भीड़ है कि वो लगभग कुचला ही जाता कि तभी एक दयालु अजनबी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। हाँ, वो आदमी बच्चों को भीड़ से बाहर निकालता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उससे बहुत नरमी से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, उसके माता पिता कौन है। लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो उस अजनबी ने उसे वो सब कुछ देने की पेशकश की जो कुछ मिनट पहले तक उसकी दुनिया थी। हाँ, और यही कहानी का सबसे शक्तिशाली और व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। आयरॉनिक। हाँ। वो अजनबी बच्चे को चुप कराने के लिए, उसे बहलाने के लिए उसे वही सब चीजें दिलाने की पेशकश करता है जो बच्चा थोड़ी देर पहले इतनी शिद्दत से चाहता था। वो उसे सबसे पहले झूले के पास ले जाता है और पूछता है, क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? फिर सपेरे का संगीत सुनाने की कोशिश करता है। और बच्चा दोनों कानों पर हाथ रख लेता है और जोर से चिल्लाता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। वही बीन की धुन जो उसे आकर्षित कर रही थी अब असहनीय लग रही है। बिल्कुल। फिर वो आदमी उसे रंगीन गुब्बारे दिलाने की कोशिश करता है। सोचता है कि इंद्रधनुष के रंगों को देखकर शायद बच्चा खुश हो जाए। लेकिन बच्चा अपनी नजरें फेर लेता है, उसे गुलमोहर की माला भी नहीं चाहिए। और अंत में वो उसे मिठाई की दुकान पर ले जाता है। हाँ। वो पूछता है, बेटा कौन सी मिठाई लोगे? और बच्चे का जवाब, वो उस दुकान से मुंह फेर लेता है और सिसकते हुए बस यही कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अपनी पसंदीदा बर्फी की तरफ देखता तक नहीं। ये कहानी का सबसे मार्मिक क्षण है। ये साबित करता है कि बच्चे के लिए भौतिक इच्छाओं से कहीं बढ़कर माता पिता का प्यार और उनकी सुरक्षा की भावना मायने रखती है। सही बात है। जब भावनात्मक जरूरत सबसे बड़ी हो तो दुनिया की सारी चीजें, सारी खुशियां बेमानी हो जाती हैं। बिल्कुल। सुरक्षा का एहसास ही सबसे बड़ी दौलत है। आनंद हमें ये दिखा रहे हैं कि हमारी इच्छाओं का मूल्य तभी तक है जब तक हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं।
और एक बच्चे के लिए सबसे बुनियादी जरूरत उसके माता पिता का साथ है। उस साथ के बिना दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण भी व्यर्थ है। और यही बात मुल्कराज आनंद के लेखन को खास बनाती है। वो हमेशा ऐसी ही बुनियादी मानवीय जरूरतों और भावनाओं की बात करते थे, है ना? वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे। नहीं, उनका एक बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण था। सही कहा। उन्हें R.K. नारायण और राजा राव के साथ भारतीय अंग्रेजी साहित्य के पितामह में से एक माना जाता है। वो एक गहरे मानवतावादी लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में हमेशा गरीबों, दलितों और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज को उठाया। उनके उपन्यास अनटचेबल और कूली, हाँ, वो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो सीधे तौर पर जाति और वर्ग के क्रूर शोषण पर आधारित थे। उनके लिए साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि जैसा कि उन्होंने खुद कहा, यह सामाजिक परिवर्तन का एक साधन था, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। उन पर गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव था। बिल्कुल, वो मानवीय गरिमा और हर इंसान की समानता में विश्वास करते थे। तो फिर द लॉस्ट चाइल्ड जैसी एक सरल, लगभग लोक कथा जैसी कहानी उनके इस बड़े सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे जुड़ती है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें सीधे तौर पर जाति या वर्ग का संघर्ष नहीं दिखता। हाँ, लेकिन आनंद की गहरी मानवीय सहानुभूति इसमें भी झलकती है। जैसा हमने पहले बात की। कहानी में बच्चे के माता पिता उसकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करते। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों। हाँ, ये सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं हो सकता। मतलब ये उस दौर की सामाजिक आर्थिक सच्चाई का प्रतिबिंब हो सकता है कि वो शायद असमर्थ थे। बिल्कुल। आनंद हमेशा अपने किरदारों को उनके सामाजिक आर्थिक संदर्भ में रखते थे। ये कहानी भी हमें समाज के एक आम, शायद गरीब परिवार के बच्चे की असुरक्षा को और उसकी सबसे बुनियादी जरूरत को बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाती है। सही कहा। और किसी भी समाज के विकास का पैमाना यही होना चाहिए कि उसका हर नागरिक, खासकर एक बच्चा, कितना सुरक्षित महसूस करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द लॉस्ट चाइल्ड सिर्फ एक खोए हुए बच्चे की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इच्छा, भय और सुरक्षा के बीच के जटिल रिश्ते की एक गहरी पड़ताल है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में सबसे कीमती चीजें अक्सर भौतिक नहीं होती। वो सुरक्षा, वो प्यार, वो अपनेपन का एहसास होता है, जिसके बिना दुनिया की हर खुशी फीकी है। और ये कहानी मुल्कराज आनंद की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे एक सरल सी घटना के माध्यम से एक सार्वभौमिक और शाश्वत सत्य को उजागर किया जा सकता है। हाँ, ये कहानी हर उम्र के पाठक से जुड़ती है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में उस बच्चे की तरह असुरक्षित और अकेला महसूस किया है। वो भावना, वो सार्वभौमिक है। और यहीं हम आज की इस चर्चा को एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। कहानी का अंत अनिश्चित है। आनंद हमें ये नहीं बताते कि बच्चा अपने माता पिता से मिलता है या नहीं। कहानी बस बच्चे के रोने पर खत्म हो जाती है। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। हाँ। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि बच्चे का क्या हुआ, बल्कि ये है कि सुरक्षा और अपनेपन की ये गहरी चाहत जो उस बच्चे ने महसूस की, क्या बड़े होने पर सचमुच खत्म हो जाती है या सिर्फ अपना रूप बदल लेती है? उस सुरक्षा हम शायद फिर अपनी नौकरी में, अपने रिश्तों में या अपनी उपलब्धियों में ढूंढने लगते हैं।